आप देख रहे हैं शब्दावली दर्पण न्यूज। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आपका पंडित साहित्य कुमार चंचल। मैं आज जिस हैसियत से यहाँ पर आपके बीच में बैठा हूँ, उपस्थित हुआ हूँ, उसके लिए आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा एक कार्यक्रम जो हम पहले भी हम कर चुके हैं, कुछ विद्वानों को, साहित्य मनीषियों को बुलाकर हम पहले भी उनसे चर्चा पर चर्चा कर चुके हैं, लेकिन बीच में थोड़ा हमने उसमें गैप दिया। राष्ट्रीय कवि पंचायत मंच आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम की आप प्रशंसा कर रहे हैं, उसके लिए आपको मैं शुरू में ही धन्यवाद दे देता हूं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं आपका। लेकिन साथ में, क्योंकि ये एक शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल है और विशेष रूप से साहित्यिक मिशन है हमारा, तो उसी साहित्यिक मिशन की कड़ी में आज हमने एक ऐसी शख्सियत को, जी हाँ, व्यक्ति कहो, शख्स कहो, लेकिन जब व्यक्ति, शख्स, व्यक्तित्व और शख्सियत बन जाए, ऐसे व्यक्तित्व को हमने अपने इस स्टूडियो में आमंत्रित किया है। हिंदी कविता की शुचिता को किस तरह से बचाया जाए, हिंदी कविता क्या होती है, हिंदी साहित्य क्या है, तो उस हिंदी कविता के लिए आज के कार्यक्रम को हम कहना चाहेंगे कि हक मेरा, तुम्हारा, आपका, सभी का हक। सही सुन रहे हैं आप, ऐसे हिंदी कैसे कविता। ये हक किस तरह से हमें बचाना है, उस हक को बचाने के लिए आज हमने बुलाया है बाबा कानपुरी जी को। ऑफिशियल नाम भी उनका संतोष शर्मा ही है, लेकिन वो बाबा कानपुरी के नाम से जाने जाते हैं क्योंकि एक साहित्यकार हैं, एक कवि हैं, गजलकार हैं, हास्य व्यंग्यकार हैं, अच्छे समीक्षक भी हैं। आशा करते हैं कि आपको बाबा जी से बात करने के बाद अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो आप पसंद कर लेना, वो आपके ऊपर छोड़ता हूँ। हम कोई शर्त या बाध्यता आपके समक्ष नहीं रखते, क्योंकि हम निस्वार्थ और निश्चल भाव से आपके समक्ष हिंदी कविता को बचाने के लिए हक से आए हैं। जी हाँ, स्वागत है एक बार फिर से आपका बेबाक बात बाबा के साथ। बेबाक बात बाबा के साथ, या फिर यूं कह लीजिए कि बेबाक टॉक। बेबाक टॉक, बिना रोक टोक, बिना रोक टोक, बेबाक टॉक। तो ऐसे हैं हमारे बाबा जी। बाबा जी को मैं थोड़ा सा परिपाटी के अनुसार, परंपरा के अनुसार हल्का सा मैं परिचय दे देता हूँ। बाबा कानपुरी को परिचय के मोहताज नहीं है, केवल मैंने नाम के विषय में बताया। उनका लेखन बाबा कानपुरी के नाम से है, प्रसिद्धि उनकी बाबा कानपुरी के नाम से है। लेकिन अब आता हूँ कि बाबा वैसे भी क्या हैं, कि बाबा बाबा ही हैं। पर्यटन मंत्रालय में बाबा हिंदी सलाहकार समिति के सदस्य रहे हैं जी। उसके बाद बाबा जी की साहित्यिक गतिविधियों को देखते हुए, उनके हिंदी के प्रचार प्रसार को देखते हुए, बाबा जी को अब फिर से भारत सरकार ने आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय में दोबारा से हिंदी सलाहकार समिति का सदस्य चुना है। तो पहले तो बाबा जी आपके लिए बहुत बहुत बधाई प्रेषित करना चाहता हूं, क्योंकि उसके बाद में आपका मेरे चार से पहला ही एक इंटरव्यू या बेबाक टॉक है किसी चैनल पर। आपके सभी अखबारों ने आपकी सूचना निकाली थी। आपको बधाई, क्योंकि आपकी उपलब्धियां बहुत अच्छी हैं। तो आपकी उपलब्धियां अच्छी हैं इसीलिए, और आप सच्ची बात करते हैं, इसीलिए हमने आपको ये निसंकोच हमने बुलाया। हमने निर्णय लिया कि हम अपने स्टूडियो में बाबा कानपुरी को बुलाते हैं और हिंदी कविता यानी हक को कैसे बचाया जाए। तो बाबा जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आज हिंदी कविता की शुचिता, जिस पर लोग बोल तो देते हैं, कह तो देते हैं जी, हिंदी कविता की शुचिता का कोई ध्यान नहीं रखता, तो ध्यान कैसे रखा जाए, इस पर कोई काम नहीं कर रहा है जी। तो आज की युवा पीढ़ी, और मैं कहता हूं युवा नहीं, आपकी जैसी उम्र के लोग भी हिंदी कविता का ध्यान नहीं रख रहे हैं। मैं तो ये भी कहूंगा, इसमें उम्र से किसी को तुलना नहीं की जा सकती, लेकिन बहुत से लोग, अधिकांश लोग हिंदी कविता की शुचिता का ध्यान नहीं रखते हैं। तो पहला तो शुरुआत हम यहीं से करेंगे कि आप हिंदी कविता की शुचिता को किस तरह से हम बचा सकते हैं हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए। धन्यवाद साहित्य चंचल जी। सबसे पहले तो मैं शब्दावली दर्पण न्यूज़ चैनल को अपनी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और ख़ास करके आपको, क्योंकि आपने इस चैनल के माध्यम से और वैसे भी अन्य संस्थाओं के भी माध्यम से
निरंतर साहित्य सेवा के क्षेत्र में बड़े उल्लेखनीय कार्य किए हैं और आज आप साहित्य की छवि जो कि दिनों दिन धूमिल होती जा रही है उसको निखारने के लिए आप प्रयासरत हैं और इस तरह के आयोजन करते रहते हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक कविता की सूचिता की बात है, जी, इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे यहाँ आज भी बहुत प्रतिष्ठित साहित्यकार हमारे बीच विद्यमान हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं। बड़ा उत्कृष्ट उनका लेखन है जिससे हमारी जो हिंदी है और हिंदी साहित्य है वो बड़ा गरिमापूर्ण है। जी। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि वे लोग जो सस्ती लोकप्रियता के लिए एक कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में जो कुछ समाज के सामने परोस रहे हैं वो निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है। उसमें साहित्य की गरिमा नहीं है, उसमें बहुत हल्कापन है, भोड़ापन भी कह सकते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जो आजकल प्रायः आलोचना का विषय रहता है और जो प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं वो कभी कभी इस विषय को उठाते हैं क्योंकि उनके मन की पीड़ा है कि ऐसा हो रहा है जो नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि साहित्य की शुचिता को बनाए रखने के लिए, जैसा कि हम पहले से सुनते आए हैं कि अच्छा साहित्य लिखने के लिए स्वाध्याय बहुत आवश्यक है। बिल्कुल सही। अच्छे साहित्य को पढ़ना और भ्रमण भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। आप जितना भ्रमण करते हैं उससे भी आपको बहुत अच्छा सृजन में सहायक सिद्ध होता है। सृजन के लिए बहुत सहायक होता है। पर सृजन निर्भर करता है। तो जो लोग भ्रमण करते हैं और नहीं भी कर पाते हैं तो स्वाध्याय करें, अच्छा साहित्य पढ़ें जी। और एक बार नहीं कई बार पढ़ें और उसके बाद जब उनकी लेखनी आगे चलेगी तो निश्चित रूप से वो गरिमापूर्ण लेखन होगा। हाँ, आमतौर से क्या होता है कि हम सस्ती लोकप्रियता के लिए केवल तुकबंदी करते हैं। हम अगर साहित्यकार हैं तो हमारे लिए ये भी आवश्यक है कि अगर हम कविता करते हैं तो कविता की बहुत सारी छंद विधाएं हैं। बिल्कुल। हमें चाहिए कि उन छंद विधाओं का जो छंद हैं उनका जो विधान है उसकी हमें जानकारी भी होनी चाहिए। जानकारी भी आजकल ज़्यादातर कवि कविता का स्वरूप देख लेते हैं और समझते हैं कि बस उसी के तरह से पंक्तियाँ आगे पीछे ऊपर नीचे कर दो तो अच्छी कविता बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। कविता का छंद विधान जो है कविता के लिए बहुत मायने रखता है। ये बात अलग है कि कुछ लोग आज अतुकांत कविता को भी प्राथमिक वो दे रहे हैं कि वो भी अपने आप में पूर्ण कविता है और ठीक है, उसको आप कविता मान लें, हमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। लेकिन जहाँ तक कविता की बात है, भाई हमारा साहित्य है हिंदी का। जी। अब हिंदी में दो विधाएं होती हैं या अन्य भाषाओं में भी, एक गद्य और पद्य। गद्य पद्य, ठीक। अगर गद्य और पद्य में कोई अंतर नहीं है जी। तो इन दो विधाओं का कोई औचित्य नहीं। कोई औचित्य नहीं है, बिल्कुल। और अगर पद्य का कुछ औचित्य है जिसको लोग मानते आए हैं तो उसका कारण ये है कि कविता में गेयता होती है। गेयता, उसको हम गा के पढ़ सकते हैं। बिल्कुल। और गा के पढ़ने से उसका इम्प्रेशन जो है ज़्यादा बढ़ जाता है जी। वो ज़्यादा संप्रेषणीय हो जाता है। तरन्नुम भी कहते थे। हाँ जी। तो और वो उसकी लयात्मकता के कारण वो लोगों को ज़्यादा प्रभावित भी करती है। बिल्कुल बिल्कुल, सहमत हूँ। और कविता जब याद हो जाती है तो वो दीर्घकालिक हो जाती है, लंबे समय तक वो स्मरण में रहती है। और यही एक कारण है कि हमारा जो पुराना साहित्य जब
ये कागज का चलन नहीं था, जी छपाई का साधन नहीं था, जी तब भी सदियों से ये हमारे बीच अगर आज भी उपस्थित है, मौजूद है, तो उसका कारण ये है कि उसकी जो छंद विधान जो है और जो उसकी गेयता है, उसके कारण लोग उसको याद करते रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी आगे उसको बढ़ाते रहे। ठीक है बाबा जी, अब आपने गेयता की बात की है तो मेरा दूसरा प्रश्न इसी से संबंधित है कि हमें अपने ट्रैक से नहीं हटना चाहिए। मैं पूछना आपसे कुछ दूसरी बात चाह रहा था, लेकिन आपने गेयता की बात कही तो इसके थोड़ा सा ये भी स्पष्ट करें कि गेयता किसी हद तक हो, जो तरन्नुम है किसी हद तक हो, या तरन्नुम ही हो, तरन्नुम पे हम ज्यादा जोर दें और शब्दावली हमारी कमजोर हो, और एक ये होता है कि शब्दावली बहुत मजबूत हो लेकिन अगर गेयता भी नहीं है, तरन्नुम नहीं है, बहुत सारे लोगों का नहीं है, तो क्या हिंदी कविता का महत्व कम हो जाता है? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। जी, दरअसल गेयता और शब्द विधान, जी, ये दोनों महत्वपूर्ण हैं। दोनों, बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल। अगर कविता का शब्द विधान कमजोर है, बेशक गेयता है उसमें, जी, तो वो उत्कृष्ट कविता नहीं मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, है। और अगर उसमें उत्कृष्ट शब्दावली है और गेयता नहीं है, तो भी वो उसका स्तर नीचा माना जाएगा। अच्छा, उत्कृष्ट कविता वही है जिसमें गेयता भी हो, हाँ, उसकी शब्दावली भी जो है बहुत सुंदर हो, क्योंकि कविता में जो हमारे 9 अलंकार होते हैं, 9 अलंकार जो होते हैं वो कविता के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, और वो शब्द चयन पर निर्भर करता है कि आपकी शब्दावली कैसी है? तो इसलिए शब्दावली भी जरूरी है और उसकी गेयता भी जरूरी, भले ही आप उसे गा के न पढ़ें। ठीक है, लेकिन यही मेरा प्रश्न था, ये जरूरी नहीं कि आप कविता को गा के पढ़ें। सही बिंदु पर आए आप, यही था मेरा मतलब ये है कि अगर कविता का छंद विधान अपने आप में सही है, अगर वो पढ़ी जाएगी, हाँ, तो उसकी गेयता बन सके, तो उसमें जो है लयता बनती है, लयता, और वो लयता को जब बनती है तो उसको हम गा के पढ़ सकते हैं। यही था बाबा जी, मेरा यही था। वो आपने उसका जवाब थोड़ा सा बाद में दिया, लेकिन बहुत कहीं ना देर से दुरुस्त आए, इसलिए मेरे बिना पूछे ही आपने बाद में बताया कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हम उसको गा के पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे कवि ऐसे हैं, आप देख रहे हैं पद्मश्री अशोक चकधर जी हैं, आज तक उनको मैंने कभी तरन्नुम से कविता पढ़ते नहीं देखा। इक्का दुक्का कोई पढ़ लिया अलग बात है, आप भी जानते हैं, आपके बहुत पुराने संबंध हैं, हमारे बहुत पुराने संबंध हैं उनसे, तो लेकिन आज देखें टॉप पर चल रहे हैं, वो टॉप पे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, देश के नंबर 1 साहित्यकारों की श्रेणी में है जी। तो जरूरी नहीं है, बहुत से गाकर पढ़ रहे हैं लेकिन वहां तक पहुंच भी नहीं पाए हैं, नहीं पहुंच पाए, बिल्कुल नहीं पहुंच पाए, क्योंकि वो कई बार क्या होता है बाबा जी, मैं मेरी बात से शायद सहमत होंगे इसमें, आप कह लीजिए, पूछना मुझसे आपसे था, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है तो शायद मैं बात को पूरी कर देता हूं कि बहुत से लोग, क्या होता है कि कवि अपनी कविता को कहेंगे उसमें शब्दावली कमजोर है, और उसकी कमजोर कविता को, जिसको हम कह सकते हैं कि कविता लंगड़ी है या लूली है, मैं ये भी शब्द प्रयोग कर सकता हूं, बिल्कुल बिल्कुल, लूली लंगड़ी कविता को उसको वो देने के लिए, पंख देने के लिए वो गेयता पर, तरन्नुम पर ही जोर देते हैं, ऐसे भी लोग हैं। जी जी, सहमत हैं आप मेरी बात से? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीज है कि आपने बिल्कुल इस बात को सहमति दी। ये बहुत अच्छा प्रश्न था, और ये अच्छे प्रश्न के साथ आपका तो जवाब बिल्कुल लाजवाब। मैं अब आता हूं, आपने छंद विधान की भी बात की, बिल्कुल छंद विधान बहुत जरूरी है। छंद मुक्त भी कविताएं होती हैं, छंद युक्त भी कविताएं होती हैं जी, दोनों ही अपना अपना प्रभाव डालती हैं, लेकिन छंद विधान हो तो ज्यादा बेहतर है, यही आप कहना चाह रहे हैं। छंद विधान का ज्ञान, छंद विधान का ज्ञान आवश्यक है। चलिए अब बाबा जी हास्य पे आता हूं, क्योंकि आप हैं हास्य कवि के रूप में माने जाते हैं। वैसे तो आप सभी विधाओं के ज्ञाता हैं, लेकिन विशेष रूप से जो आपकी एक पहचान है इस साहित्यिक जगत में, वो है कि आप हास्य व्यंग्यकार कवि हैं। गजल को छोड़ दीजिए, फिलहाल कविता को छोड़ दीजिए, जी जी, तो हास्य पर जब आप सुनाते हैं
लोगों की डिमांड पर या अपनी स्वेच्छा से आप जब प्रस्तुतिकरण आपका होता है मंचों पर, तो देश के बड़े बड़े मंचों पर आप जाते हैं, गए हैं, तो ये बताइए कि पब्लिक की डिमांड के अनुसार आप इस तरह के शब्द प्रयोग करते हैं, या पहले मैं आपकी बात करूंगा, फिर आपसे ये भी चाहूंगा कि लोगों को क्या करना चाहिए, लेकिन आप करते हैं तो आपसे लोग खुद सीख लेंगे, क्योंकि आप खुद एक आदर्श के रूप में हैं हमारे यहाँ स्टूडियो में जी। तो क्या हास्य को लेकर केवल उसमें हास्य ही, चुटकुले, कॉमेडी, पैरोडी, थोड़ी सी नौटंकी, थोड़ा सा मिर्च मसाला, कविता होगी जिंगलाला, क्या ऐसा रहेगा? होना चाहिए केवल सामने वाले पे प्रभाव डाल सके, उसको हंसा सके, उसकी दंतमंगती दिखे, वही कविता है? या कविता की फिर वो शुचिता पर आता हूं मैं, कविता की शुचिता का ध्यान रखा जाए, हास्य में व्यंग आवश्यक है कि नहीं है? क्योंकि मैंने आपकी कविताओं में हमेशा व्यंग देखा है जी। इसीलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है कि लोगों को, क्योंकि आपके माध्यम से एक मैसेज जाने वाला है, बहुत बड़ा मैसेज जाने वाला है कि बाबा कानपुरी ने शब्दावली दर्पण न्यूज के माध्यम से ये कहा। तो बाबा जी, हम किसी सुधार के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पर। हमारी जो चर्चा पर चर्चा है, जो ये टॉक है, विभाग बात आपके साथ जो है, वो इसीलिए है कि हम कुछ लोगों को दे सकें। हमारा कोई, हमें टीआरपी नहीं बढ़ानी है, ना हमारे से कोई मतलब है, ना हमारे इस तरह के हम कोई काम करते हैं। निश्चल निष्कपट भाव से हिंदी की सेवा में लगे हुए हैं, हिंदी की साधना में लगे हुए हैं, और यही परिणाम है कि बाबा साधना के बाद आज एक साधक के रूप में आज हमारे बीच में 71 साल की उम्र में 1955 का बाबा का जन्म है मेरे विचार से, जितना बाबा जी को जानता हूं, क्योंकि 25 साल का पुराना साथ है, 2000 से हम एक साथ हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो बाबा का इतना पुराना लंबा सफर है, एक अनुभव है, हिंदी की अलग जगह के नोएडा को साहित्य नगरी बनाया, और अभी साहित्यिक नगरी में और 4 चांद लगे रहे, वो प्रयास हमारा है। वो हमसे कहते हैं, बाबा जी से हमें कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला है, तो बाबा जी कहते हैं कि आप संभालिए, और हम ये चाहेंगे कि हमारे बाद और आगे युवा संभाले। तो उन्हीं युवाओं के लिए वहीं आता हूं, ट्रैक पर वहीं वापस आ रहा हूं कि युवाओं के लिए इस हास्य व्यंग को लेकर क्या कहना चाहेंगे, तो बड़ों के लिए भी जो छिछोरापन कर रहे हैं और हास्य नाम पे केवल पैसा ही कमा रहे हैं। जी जी बिल्कुल, विषय आपका बड़ा उत्तम भी है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि बात तो हास्य की है जी, लेकिन विषय बड़ा गंभीर है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल यही तो बाबा जी क्वालिटी है जी। दरअसल हास्य को लोग बहुत सस्ते में लेते हैं। बिल्कुल, मेरा मानना ये है कि जितना उत्कृष्ट साहित्य महत्वपूर्ण है, उतना ही हास्य भी महत्वपूर्ण है, और हास्य भी उतना ही उत्कृष्ट हो सकता है जी, अगर उसको सही तरीके से लिखा जाए। ये साहित्यकार की प्रतिभा पे निर्भर करता है। ओहो, बहुत सही। अगर साहित्यकार की प्रतिभा है, उसके पास अच्छा शब्द चयन है, और उसका अनुभव है अच्छा, विषय की अच्छी पकड़ है, तो वो जो लिखेगा, चाहे वो हास्य लिखे, चाहे व्यंग लिखे, या किसी अन्य विधा में, हर साहित्य उतने उत्कृष्ट होता है। सबसे पहली चीज तो है कि हास्य कविता केवल उसका उद्देश्य हंसाना ही नहीं है, वो भी संदेश हमें देती है, उससे भी हमें सीख मिलती है। तो जो उत्कृष्ट हास्य कविताएं होती हैं, वो जो बौद्धिक लोग हैं उनको प्रभावित करती हैं जी, बिल्कुल सही। और जो लोग जिनको साहित्य का ज्ञान नहीं है, केवल मनोरंजन चाहते हैं जी, वो सतही टाइप की कविताएं जो हल्की हैं, जिनका साहित्य ज़्यादा गंभीर नहीं है, वो उनमें अपना आनंद लेते हैं। बहुत सही कह रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर बाबा कानपुरी और ये साहित्य गंभीर है। हाँ, इसीलिए लेकिन चूंकि जो हमारे पुराने साहित्यकार थे जी, वो चाहे ओज के कवि हों, चाहे श्रृंगार के कवि हों, चाहे हास्य के कवि, बिल्कुल वो जो लिखते थे वही मंच पर पढ़ा जाता था, और उसी को सुनकर श्रोता आनंद लेते थे। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि कवि जो है श्रोताओं के को भांप करके, उनका वो देख करके कि वो किस मूड के हैं, किस स्वभाव के हैं, कौन सी चीज वो पसंद करेंगे, उसके अनुरूप कविता सुनाने का प्रयास करते हैं।
जबकि ये उचित नहीं है। हमें चाहिए कि हम अच्छा साहित्य समाज के सामने रखें और लोग उसको सुन करके या पढ़ करके उसका आनंद लें और उससे कुछ सीखें। बहुत सही कह रहे हैं बाबा जी आप। आपकी बात मैं बिल्कुल मैं कहता हूँ दम है, दमदार बात आपने की हास्य को लेकर, क्योंकि हास्य कविता के विषय में जितना आप बता सकते हैं, एक हास्य कवि बता सकता है, इतना कोई साधारण कवि नहीं बता सकता, क्योंकि आपकी ये एक प्रमुख विधा भी है। तो हास्य विधा तो बहुत अच्छी है, लेकिन इस विधा की विद्या क्या होनी चाहिए, ये विधा दे क्या रही है, इस विधा का ज्ञान नहीं है लोगों को। जी नहीं। उस विद्या का ज्ञान नहीं है, विद्या का भी ज्ञान होना है, बुद्धि होना बहुत जरूरी है। आपने बहुत सही कहा कि एक मनोरंजन का साधन जो बन रही है, कवि को ये देखना है कि हमें मनोरंजन का साधन नहीं बल्कि अपनी बात एक व्यंग के माध्यम से हास्य को कहेंगे, लोगों के दिल पे उतरे लगे और लोग उससे कुछ सीख लें। कविता तो साधारण से कुछ भी है, हास्य की छोड़िए, वो भी सिखाती है, क्योंकि कवि मार्गदर्शक होता है, पथ प्रदर्शक होता है। हास्य के माध्यम से कोई फोड़पन फैलाना उचित नहीं है, क्योंकि वहां केवल वो पैसों के लिए ये सब किया जाता है। पैसों की बात आती है बाबा जी, जिसको हम अपनी भाषा में, हिंदी की भाषा में, कविता की भाषा में, कवि की भाषा में मानदेय कहा जाता है। क्यों मानदेय की वजह से भी हमारा हिंदी साहित्य, जो जैसे आपने कहा कि जिनको ज्ञान नहीं है, जो ज्ञानदेय बातें नहीं कर सकते। देखिए दौर में बहुत फर्क है मानदेय और ज्ञानदेय। तो ज्ञानदेय की बातें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, मेरे हिसाब से तो करनी चाहिए। आपसे आ रहा हूं मैं उसी प्रश्न पर। लेकिन जो ज्ञान की बातें नहीं करते हैं, केवल उसी से संबंधित प्रश्न है जो भी आपने बोला कि ज्ञान की बातें ना करके लोग केवल मानदेय के लिफाफा की तरफ देखते हैं। तो बाबा जी ऐसे कवियों का क्या होना चाहिए, आपके क्या विचार हैं ऐसे लोगों के प्रति? क्योंकि मैंने आपको देखा मंचों पर, कभी भी कोई सशर्त, मतलब सशर्त नहीं जाते आप, ये नहीं कहते कि मुझे इतना चाहिए तो मैं आऊंगा। हाँ, आप जा रहे हैं तो खर्चा पानी देखिए, आप सबको चाहिए, दूर जाते हैं देश के कोने में, ठीक है जो भी है। लेकिन आपने कभी, मैंने देखा कि 25 साल में तो मैंने देखा है, कभी आपने किसी के सामने ये शर्त नहीं रखी कि आप कितना मानदेय देंगे। और ये चीजें साधना के ऊपर आती हैं, ये नहीं तो हिंदी कविता साधन बन जाती है। लेकिन आज लोग साधन की तरफ ध्यान दे रहे हैं। बहुत से ऐसे चचोरे कवि हैं जो मेरे यहाँ से भी, मैंने उनको सोचा कुछ और था, लेकिन वो कवि बने इसी मंच से, यानी साप्ताहिक दर्पण न्यूज से नहीं। साप्ताहिक दर्पण न्यूज तो बाद में है, साहित्य वेलफेयर कल्चरल स्पोर्ट्स फेडरेशन जो बचपन जी का संस्था, आपको पता है, 25 साल से तो हम कार्यक्रम करते थे, गोष्ठियां करते थे, चर्चा पर चर्चा करते थे, कविता काव्य संध्या करते थे, कवि सम्मेलन करते थे, और आज भी करते हैं, बड़े कार्यक्रम आज भी करते हैं। लेकिन उनमें उन्होंने देखा कि उनमें उनको शुरुआत मिली, एक हमने प्लेटफॉर्म दिया बाबा जी, लेकिन आप उनको देख रहे थे। लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि उन्होंने इस लाइन को, जो भी आपने कहा था, कि वो केवल कमाई का साधन बनाया, मानदेय का साधन बनाया, कि जैसे कि उन्होंने हिंदी साहित्य में लोगों को बहुत बड़ा कुछ दे दिया हो, हिंदी साहित्य पर या हिंदी कविता पर बहुत बड़ा एहसान किया हो, वो बहुत बड़े इतने बड़े साहित्यकार हो गए कि हिंदी कविता उन्हीं से शुरू होती है, वही हिंदी के पुरोधा हैं, वही ज्ञान के पुरोधा हैं। कुछ लोगों की गलतफहमियां आ गई हैं, और है कुछ भी नहीं, वो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो। ऐसे लोगों के लिए मतलब आप ये बताइए, क्या ये उचित चल रहा है? इससे आगे का भविष्य ऐसा नहीं लगता कि युवा क्या सीखेंगे इस चीज से? दरअसल साहित्य जी, मानदेय को लेकर के मेरा विचार ये है कि लोगों ने मानदेय का अर्थ ही बदल दिया है। अच्छा। मानदेय ये होता है कि एक साहित्यकार है, उसको सम्मान पूर्वक बुलाया गया और चलते समय उसे, उसके सम्मान में जो कुछ भी उसे भेंट किया गया, वो मानदेय होता है। ये मानदेय है, वाह क्या, लेकिन बहुत अच्छा परिभाषित किया। आज लोग मानदेय के नाम पर जो है वो व्यवसाय कर रहे हैं। पहले जो साहित्यकार थे, पंडित गया प्रसाद शुक्ल स्नेही का समय था, हरिऔध जी का समय था, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, मैथिली शरण गुप्त जी, पंत निराला, ये सब ऐसे साहित्यकार थे। पहले कोई पैसे की मांग नहीं करता था। बिल्कुल बिल्कुल। कोई कहीं भी कोई कार्यक्रम होता था वो जाते थे, और जो कुछ सम्मान
पूर्वक उनको भेंट किया जाता था, ग्रहण कर उसे वो स्वीकार कर लेते थे। जी। कभी वो पैसे की मांग नहीं करते थे। धीरे धीरे एक परिवर्तन आया लोगों में। लोगों ने काव्य मंचों को आर्थिक लाभ का एक माध्यम बना लिया। जी। अब वो पैसा कमाने का एक जरिया बन गया। बिल्कुल। और पैसा कमाने के लिए जो उसके मूल्य थे साहित्यिक मंच के, वो सब बिखर गए। पहले साहित्य मंच की एक गरिमा होती थी, उसका एक महत्व होता था, और लोग बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ, बड़े श्रद्धा भाव से कविता सुनने जाते थे। जी। अब वो श्रद्धा भाव खत्म हो गया है, वो सम्मान खत्म हो गया है। अब केवल लोग मनोरंजन के लिए जाते हैं, और इसीलिए ये लोग भी कभी भी मनोरंजन ही अपनाते हैं अपने कविताओं में। तो इसीलिए वो मनोरंजन के लिए लोगों को हंसाने का प्रयास करते हैं। उनके लिए कविता की मर्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उनको केवल हंसाना उनका उद्देश्य है। बिल्कुल। तो मेरा तो ये मानना है कि हंसाने के लिए और भी बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे मंच हैं। एक नौटंकी होती, उसमें एक जोकर होता है, बिल्कुल होता है। वो भी लोगों को हंसाता है। फिल्मों में कॉमेडियन होता है। बिल्कुल। एक जादूगर होता है, डमरू बजा के भीड़ इकट्ठी कर लेता है, मदारी। और फिर मदारी वो कुछ ऐसे खेल दिखाता है कि लोग हंसते हैं। डायलॉग से। तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर केवल हंसाना ही कवि का धर्म होता तो मैं समझता हूं कि जो मदारी है वो हमसे बड़ा हास्य कवि है। बहुत बढ़िया। आप क्या बात है, क्या बात है बाबा जी। वो तो हमसे ज्यादा हंसाता है। बहुत बड़ा आपने जो है ना, एक तरीके से ये लोगों के लिए बहुत बड़ा तमाचा मारा है आपने जी। बहुत बड़ी बात की है, बहुत बड़ी बात की है। मदारी, जादूगर, कॉमेडी शो हैं बहुत सारे जो मुंबई में शूट हो रहे हैं, नोएडा में शूट हो रहे हैं, फिल्म सेंटर में शूट हो रहे हैं। तो आप उनमें जाइए। कपिल शर्मा कॉमेडी शो है, हास्य का एक वो आता था। अब कपिल शर्मा जी हैं, चैलेंज है, वो बहुत अच्छे जो है हास्य कलाकार हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन हास्य कलाकार ही और खूब लोगों को हंसाते भी, मनोरंजन करते हैं। लेकिन क्या उनको कोई हास्य कवि कहेगा? क्या नहीं कह सकते, कदापि नहीं। क्योंकि केवल हंसाना ही तो हास्य कवि का काम नहीं है ना। नहीं है। कविता के माध्यम से वो अपना संदेश भी देता है, मनोरंजन भी देता है, और लोग इस बात को समझते नहीं। देखिए, बाबा जी ने कहा कि लोग इस बात को समझते नहीं कि कवि को कविता के माध्यम से हंसाना है या चुटकुले के माध्यम से हंसाना है, शब्दों का चयन किस तरह से करना है, केवल शब्दों का चयन करना है या अपनी भौं और नयन मटकाने हैं। मैं तो ऐसे भी कहूंगा काव्य के रूप में जी, अपने इशारे और नयन मटका के लोगों को हंसाना है, डायलॉग और नयन से या शब्दों के चयन से हंसाना है। असली कवि वही है। हास्य कवि की बात कर रहा हूं फिलहाल, क्योंकि बाबा हास्य कवि है, व्यंग्यकार हैं। बाबा हास्य कवि ही नहीं है, बाबा हास्य व्यंग्य कवि है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि हास्य के साथ व्यंग्य जोड़ना बहुत जरूरी है। बाबा जी ने बहुत अच्छा आपको बताया कि बहुत अच्छे तरीके से बताया, और मैं समझता हूँ इससे बेहतर कोई बताना भी बड़ा मुश्किल होगा कि हम इतना अच्छा नहीं जानते, क्योंकि मेरी हास्य पर इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, पकड़ नहीं है, लेकिन लिखता हूँ। लेकिन मैं अब हास्य कवियों पर ही लिखने लगा हूँ बाबा जी, जो कल चुटकुले सुना रहे हैं। अब उन्हीं पे मुझे कटाक्ष करना पड़ रहा है, लोगों को पसंद आ रहा है। आपके सामने भी कभी सम्मेलन में एक दो बार सुनाया था, पसंद किया था। नहीं, वो करना भी चाहिए, क्योंकि वो मेरा कटाक्ष ये समय की मांग है, समय की मांग है। जो हमारे मंच में एक प्रदूषण आ गया है काव्य मंचों में, प्रदूषण, उसको हटाने के लिए भी हमें प्रयास करना चाहिए। और आप उस क्षेत्र में कदम बढ़ाए हैं और आगे बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। बाबा जी, बहुत बड़ी बात कही आपने कि ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने कहा कि काव्य में और हास्य में, हास्य के नाम पर या कुछ भी कविता के नाम पर प्रदूषण आ गया है। और बाबा जी, दूसरे शब्दों में मैं कहूँ, शायद वो शब्द आपको अच्छा लगे, मैं खरपतवार शब्द प्रयोग में लाता हूँ जी, कि इस कविता की या हिंदी साहित्य की, हिंदी कविता की लहलहाती फसल में खरपतवार लग गया है। खरपतवार को उखाड़ के फेंकना, हाँ, वो तो फसल खराब हो जाती है। आज वो हास्य के नाम पे जो कविताएं सुनाई जाती हैं वो खरपतवार ही हैं। खरपतवार ही हैं। देखिएगा श्रोताओं, प्यारे श्रोताओं, बाबा जी का कहना है कि प्रदूषण है और खरपतवार है। अब इसी से आप समझ जाइए। लेकिन चलते चलते मैं बाबा जी से एक प्रश्न और पूछना चाहूंगा
बाबा जी थोड़ा सा बताएं कि युवाओं के लिए तो आप पहले ही कह चुके, ये प्रश्न मेरा बाद में होता, लेकिन आप इतने गुणी हैं कि आप मेरे दिल की बात को पहले भांप लेते हैं और आपने आगामी युवा पीढ़ी के लिए, युवा कवियों के लिए पहले ही आपने संदेश दे दिया कि ये लोग इस तरह का करें। बहुत अच्छी बात है बाबा जी, धन्यवाद के पात्र हैं आप। एक चलते चलते एक प्रश्न और है और बड़ा महत्वपूर्ण है। कालजयी कविता जी, कविता की शुचिता की बात से शुरुआत हुई और शुचिता बरकरार है, बीच में कुछ और प्रश्न हुए क्योंकि समय का अभाव होगा, सीमित समय में हमें आपका ये साक्षात्कार के रूप में जो भी ये चर्चा पर चर्चा है बेबाक बात बाबा कानपुरी के साथ जो है, तो उसको हम समय से समापन भी इसका करेंगे। तो चलते चलते बाबा जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कालजयी कविता जी, जो देखने को मिलती नहीं है, तो उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? एक संदेश के माध्यम से, आप अपने इतने लंबे अनुभव के माध्यम से आप लोगों से क्या कहना चाहेंगे कालजयी कविता के विषय में? देखिए, कालजयी कविता के विषय में मैंने पहले ही आपको बताया कि जब तक आप स्वाध्याय नहीं करेंगे, स्वाध्याय अधिक से अधिक अध्ययन करें, अच्छा साहित्य पढ़ें, उसके बाद जो आप सृजन करेंगे, जी, जो कविता उसके बाद आएगी निखर के, वो कालजयी ही होगी। कालजयी होगी। और अगर हम अध्ययन नहीं करते हैं, खाली लिखने की धुन है, जी, वो तात्कालिक कविताएं होती हैं, उनका जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता। नहीं होता। तो मैं हमारे जो पुराने साहित्यकार थे, जी, लंबे समय तक उन्होंने खूब अध्ययन किया है, खूब पढ़ा है, और उन्होंने जो कुछ लिख दिया है, चाहे वो तुलसीदास जी की रामचरितमानस हो, आज 500 वर्ष हो गए उसको लिखे, बिल्कुल, मीराबाई, सूरदास, अन्य संत कवि जो हुए हैं, उन लोगों ने बहुत, जो हमारा पुराना साहित्य था उसका बहुत अध्ययन किया, उसके बाद लिखा है। तो वो कालजयी है कि आज तक लोग उसको पढ़ रहे हैं और उसको महत्व दे रहे हैं। और जबकि आजकल जो हम लिखते हैं, लोग लिखते भी हैं, तुरंत छपवा भी लेते हैं, और किसी को देते हैं तो वो केवल पन्ने पलट के उलट पुलट के देख लेता है, एक किनारे रख देता है, उसको लगता ही नहीं कि इसमें ऐसा कुछ है जो पढ़ा जाए। जो पढ़ा जाए। तो पढ़ने योग्य चीज आप लिखेंगे तो वो लोग पढ़ेंगे और लंबे समय तक उसको याद रखेंगे। बहुत सही कहा बाबा जी आपने, ये गंभीर विषय है और आपने कहा कि हास्य के ऊपर गंभीर बातें भी हुई। तो कविता की शुचिता को बचाने की बात कही बाबा जी ने, और उसी से संबंधित कविता कालजयी कैसे बने, तो बाबा जी का साफ साफ कहना है कि इसके लिए थोड़ा भ्रमण भी बहुत जरूरत है, और भ्रमण भी कोई नहीं कर पा रहा है तो अध्ययन तो प्राथमिकता है ही। अध्ययन अच्छा होगा, चिंतन मनन अच्छा होगा, तो स्वतः ही लेखन सृजन अच्छा होगा जी। कवियों का केवल माहौल वहीं तक नहीं कि मंचों पर आप एक अच्छी सदरी जवाहरगढ़ पहनकर गाल बजाने चले जाएं, बाबा जी की तरह साधारण सदरी में, साधारण कुर्ते में भी जा सकते हैं, तभी आप बाबा कवि कहलाएंगे, तभी बाबा कानपुरी जैसा नाम कर सकते हैं। तपस्या है, मेरा मानना है बाबा जी। चलते चलते एक थोड़ा सा और आपसे मैं कहना चाहूंगा कि यशस्वी और तपस्वी में बहुत फर्क होता है जी। ये दोनों ही शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो हम अच्छा पहनकर अच्छे गाल तो बजा सकते हैं जी, अच्छी ताली बजवा सकते हैं, ताली मांगते हैं, यशस्वी थोड़े से बन सकते हैं शॉर्टकट में, महत्वाकांक्षा के कारण कि भाई वो बहुत अच्छा टॉप पे चल रहा है, भाई वो टॉप पे चल रहा है, भाई उसके इतने लाइक करने वाले हैं, चाहे वो नालायक ही है, मैं तो ये यहाँ तक कहूंगा, लेकिन उसको बहुत लायक करने वाले, क्योंकि जो लाइक करने वाले हैं उनको भी हिंदी की सोचता का पता नहीं है, जो सच्चाई। बाबा जी सहमत होंगे मेरी बात से आप? बिल्कुल। तो हाँ, चाहे कितने ही उनके सब्सक्राइबर हो जाओ, कितने भी उनके लाइक करने वाले हो जाओ, वो एक अलग चीज है, लेकिन हिंदी को मतलब जड़ से जुड़ी बात, जो कहेंगे जमीन से जुड़ी कविताएं, आसमान से जुड़ी हवा हवाई कविताएं नहीं। कुछ समय के लिए तो आप हवा में उड़ सकते हैं, बाद में तो जमीन पे ही आना होता है। जी जी। तो जमीन से जुड़ी कविताएं,
छंद से जुड़ी कविताएं, जो बाबा जी ने एक छंद विधान की बात की, इन सब चीज़ों का अगर संज्ञान और ज्ञान आपको है तो आप कालजयी रचना लिख सकते हैं और वो हम लोगों को इस तरह के कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हिंदी की शुद्धता को बचाने के लिए हिंदी के प्रचार प्रसार किस तरह से अच्छे तरीके से हो। प्रचार प्रसार का मतलब फिर मैं कहूँगा गाल बजाना नहीं होता बाबा जी, गाल बजाना नहीं होता, नहीं होता। कलम से अच्छा लिखना होता है, उसको फिर लोगों तक पहुंचाना होता है, आगामी नई पीढ़ी को हिंदी के प्रति जागरूक करना होता है, जो शब्दावली दर्पण न्यूज और साहित्य वेलफेयर कल्चर स्पोर्ट्स फेडरेशन हमेशा लगातार करती आ रही है। और दुख होता है कि इस तरफ लोग कम कदम बढ़ा रहे हैं, बल्कि साधना ना करके साधन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक दुर्भाग्य है हिंदी कविता का। तो हिंदी कविता को मैंने पहले ही कहा हक, एक मैंने इसको सूक्ष्म एक संक्षेप में मैंने एक नाम रखा हक हिंदी कविता है से हिंदी कैसे कविता। तो ये हक सभी का है, हिंदी कविता लिखने का हक सभी का है। बाबा जी ने लिखी, बाबा जी से पहले बहुत पुराने पुराना हिंदी के साहित्य मनीषियों ने लिखी और बहुत सारे लिख रहे हैं, लिखते रहेंगे, लोग आते रहेंगे। लेकिन आप मानदेय की बात ना करें, ज्ञानदेय की बातें करने के लिए अपना हक दिखाएं। हिंदी कविता की शोभा तभी बढ़ाएं, इसकी शुद्धता तभी बढ़ सकती है। हक आप तभी कह सकते हैं कि मेरा भी हक है मंच पर आने का या कुछ बोलने का, जब आप इस हक को समझें, जब इस हिंदी कविता को आप समझें। चलिए बाबा जी, चलते चलते मैं शायद आपको आपसे एक छंद कुछ जो लोगों को सीख दे सके या जो भी आप उचित हो, ऐसा कुछ नहीं, थोड़ा सा इस प्रश्न से अलग भी हट सकते हैं क्योंकि आप एक कवि हैं। तो मैं 4 पंक्तियां तो आपसे जरूर सुनना चाहूंगा। जी देखिए, अगर हास्य की बात करें जी तो हास्य के साथ व्यंग की आपने बात की। बिल्कुल, मैं यही चाहूंगा बाबा जी कि हास्य के साथ व्यंग वाली सुनाया जी। व्यंग एक ऐसा भी होता है जो तीखा प्रहार होता है जी, और एक मीठा व्यंग भी होता है। ठीक है जी। मेरा प्रयास रहता है कि किसी की आलोचना हम उसकी तारीफ करें और लोग समझें कि ये उस पर प्रहार कर। ये सबसे बड़ा व्यंग है, यही सबसे बड़ा व्यंग है बाबा जी। तो मैंने इस प्रकार की अनेक रचनाएं की हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पता है, लेकिन आप सुनाएं। आप सुनिए जी, स्वागत। खादी पर 2 छंद। हाँ हाँ, क्या बात। कि खादी में गुण बहुत हैं, सदा पहनिए अंग, और है सफेद तो क्या छुपे, इसमें 7 रंग। इसमें 7 रंग, और इसमें 7 रंग, दाम की है यह सस्ती, सभी जगह है मान, नगर हो अथवा बस्ती। और बाबा कवि बर्राए, सुनो हो भौतिकवादी, अरे बर्बादी से बचो मंगाकर पहनो खादी। वाह, बर्बादी से बचो मंगाकर पहनो खादी। और लेकिन खादी अब सस्ती नहीं रही, खादी महंगी हो गई। देखिए उसका व्यंग, इसमें जो कवि का व्यंग है जी, जी, वो देखिए। जी, स्वागत। कि खादी के अब बढ़ रहे दिन दिन दूने रेट, इसके अंदर छुपे हैं भारी भरकम पेट। भारी भरकम पेट, क्या बात है। खादी के अब बढ़ रहे दिन दिन दूने रेट, इसके अंदर हैं छुपे भारी भरकम पेट। और भारी भरकम पेट देश के काले धंधे, भ्रष्टाचारी चोर बाजारी के हथकंडे। तो बाबा कवि बर्राए चढ़ी जो तन में बादी, उसे छुपा लेती है ये बापू की खादी। ये बापू की खादी, क्या उसे बात छुपा लेती है। तो ये खादी की खूबी है। खादी की खूबी को बखूबी आपने व्यंग्यात्मक शैली में बताया। नेताओं पर इतना प्यारा आपने, मीठा आपने कही थी, 2 बात कही थी। एक तो होता है कुछ कड़वे रूप में कहते, कह दो मीठे रूप में। आपने बड़ी अपने व्यंग में मिठास मिलाकर ये परिहास किया उनके ऊपर। मैं यही कहूँगा बाबा जी। तो देखिए, इन पंक्तियों से जो भी 8 पंक्तियां बाबा जी ने सुनाई, ये इतनी मतलब शिक्षाप्रद हैं कि अच्छा आदमी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहेगा इन पंक्तियों के माध्यम से सीखेगा, इस खादी की कीमत को समझेगा। चाहे वो नेता भी सुन रहा है तो नेता भी इस बात को समझेगा। बाबा जी ने अपनी बात कह दी, कहने के लिए बहुत कुछ है, चर्चा बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन
आज के लिए मैं चाहूंगा कि सिर्फ बाबा जी ने जो कहा है, गागर में सागर भरने का प्रयास किया है। बाबा जी बहुत अच्छे वक्ता हैं, बाबा जी और भी 2 घंटे लगातार बोल सकते हैं। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, एक से एक बढ़कर प्रश्न आ जाएंगे निकल कर, लेकिन जो जरूरी समझे हमने, जो जरूरी है समाज के लिए, हिंदी कविता को बचाने के लिए, केवल मुख्य में भी हमने बहुत ही कम प्रश्नों पर चर्चा की है। तो हमें आगे इस तरह की चर्चाएं ना करनी पड़े, क्योंकि अगर गलतियां होती रहेंगी तो हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं और बाबा जी करते रहेंगे। जी आज आप हैं, कल को दूसरे होंगे साहित्यकार, परसों बिल्कुल, दूसरे होंगे, बिल्कुल। होते रहेंगे, आते रहेंगे, लेकिन हम नहीं रुकेंगे, क्योंकि हम हिंदी के लिए ये शुभ काम कर रहे हैं। अच्छे साहित्यकार इस चीज को जानते हैं, लेकिन जिनको हमारे इनसे दुविधा हो रही है, हमारे प्रश्नों से, बाबा जी से, हमसे परेशानी हो रही है, वो पहले अपने अंतर मन में झांके और तब मां शारदे की पैरों की तरफ झांके, मां शारदे से पूछे कि क्या बाबा जी सही कह रहे हैं, क्या साहित्य चंचल जो पूछ रहे हैं सही पूछ रहे हैं। अगर आपके अंतरात्मा की आवाज को मां शारदे ही बता दे देगी, तो मां शारदे को नाराज मत कीजिए, अच्छा लेखन कीजिए, आप अच्छा नाम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, आपके पास अच्छे दाम भी आएंगे, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हालांकि हम दामों को तो कभी प्राथमिकता देते ही नहीं, बाबा जी भी नहीं देते, हम भी नहीं देते, लेकिन बार बार नहीं कहना चाहूंगा, इतना ही कहूंगा कि आप लेखन पे ध्यान दीजिए। आज के युवाओं के लिए खास तौर से सुस्तता का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनको तो सुधारना बड़ा मुश्किल है बाबा जी। नहीं रखा, वो नहीं सुधरेंगे, उनको तो आदत पड़ गई है, उनको तो एक कहते हैं ना, आदत पड़ गई है, बस आप समझ रहे हैं जो मेरा इशारा। तो ये लोग नहीं, उनके लिए साधन है, लेकिन आने वाली पीढ़ी कविता को लेकर और हास्य कविता को भी लेकर, क्योंकि हास्य कवि सामने बैठे इसलिए हास्य कविता पे भी मैं जोर दे रहा हूं, उस पर जो है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, व्यंगों पर ध्यान दीजिए, कविता की शुद्धता को बचाइएगा और हक से कहिएगा कि मैं भी मंच पर आऊंगा, मैं भी कलम उठाऊंगा, कलम उठाने के बाद फिर मंच पर आऊंगा, तो हक हिंदी कविता का ध्यान रखना आपको ही करना होगा, रखना होगा। मैं तो सिर्फ 2 शब्दों के माध्यम से, जब ये बात है आपने व्यंग्यात्मक शैली में बाबा जी कही, तो अपना कवि धर्म निभाते हुए मैं भी कुछ पंक्तियां फिर उसके बाद समापन करता हूं कि कविता की गुणवत्ता का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, कविता की गुणवत्ता का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, हिंदी की बिंदी या नेका, देखिए बिंदी से भी ने की आवाज निकलती है और ने लिखते तो भी निकलती है, तो मैं आप समझ सकते हैं, हिंदी को लोग है पे बिंदी लिखते हैं, लेकिन कायदा ये है कि आधा ने आप उसमें लगाएं कि कविता की गुणवत्ता का जिनको कोई ज्ञान नहीं है, हिंदी की बिंदी या ने का भी संज्ञान नहीं है, ऐसे तथा कथित कवि खुद को राष्ट्र कवि है कहलाते, और कविता में मात्रा का जिनको लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं है। लेश बहुत मात्र सही भी बात है, बहुत सही। तो आगे कहता हूं कि औरों की रचना काट छाट, कविता चोरी भी बहुत चल रही है, उस पर हम पहले चर्चा कर चुके हैं, लेकिन इस कविता में देखिएगा कि औरों की रचना काट छाट या फिर पूरी सुना रहे हैं, कविता के प्रस्तुतिकरण की नई नई धुन बना रहे हैं, और कुछ तो इधर उधर छपवा कर अपना दावा ठोक रहे, और खुल जाने पर पोल कई तो बेचारे भनभना रहे हैं, वाह वाह वाह, बेचारे भनभना रहे हैं। और कहता हूं कि शुद्ध साहित्यिक लेखन का, अब कविता वही जो थोड़ा मार्गदर्शन करे और संदेश दे कि शुद्ध साहित्यिक लेखन का मंचों पर अब मान नहीं है। अजय आपने भी कहा, और अच्छे अच्छे कवि को कहते हैं, पीड़ा है उनकी, अच्छे कवियों की, साहित्यकारों की, कि शुद्ध साहित्यिक लेखन का मंचों पर अब मान नहीं है, तुकबंदी और पैरोडी का बोलो क्या गुणगान सही है, अरे लेखन है संदेश रहित, लेखन है संदेश रहित, फिर कवि धर्म पालन कैसा, कोई तो बतलाए बंधु क्या हिंदी का अपमान सही है, कोई तो बतलाए। बिल्कुल, बहुत सही, क्या हिंदी बहुत सही बात अपमान कही सही है। बस यही है कि हिंदी को अपमानित होने से बचाने का हमारा प्रयास, बाबा जी का प्रयास, और आगे भी और अच्छे साहित्यकारों का प्रयास जारी है। मैं कार्यक्रम लोगों के देखता रहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। जो प्रयास कर रहे हैं उनको मैं नमन करना चाहूँगा, सैल्यूट करना चाहूँगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं करबद्ध विनती करना चाहूँगा कि हिंदी के इस महत्व को, हिंदी की शुचिता को, हिंदी कविता को, इस हक को आप बचा कर रखिए, अपना कवि धर्म निभाइए, ताकि आपके अंतरात्मा की आवाज आपको अच्छा कह सके और मां शारदे का विशेष आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे। ध्यान रखिएगा कविता का और अपना भी। आज के लिए सिर्फ इतना ही बाबा जी, और बाद में फिर किसी मुद्दे पर आपसे फिर मुलाकात होगी। मैं इजाजत चाहूंगा।
आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा, बहुत बहुत हार्दिक आभार मैं व्यक्त करना चाहूँगा कि आप हमारे इस शब्दावली दर्पण न्यूज स्टूडियो में पधारे। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी, जय जय शारदे माँ।